नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून इन किया है रेडियो ओमनी 90.0 एफएम और वक्त हो चला है निरोग काया स्वास्थ्य चर्चा का। श्रोताओं, इस कड़ी में हम डॉक्टरों को लेकर के आते हैं और आपकी सेहत भरी बातों पे और भी ज्यादा अवेयरनेस की बातें आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास होता है हमारा। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खासम खास मेहमान हैं अंजलि शुक्ला जी, जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में भी हैं और अपने जनपद में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं लोगों को अवेयरनेस भरी बातों से। आज इनसे हम बहुत सारी बातें जानेंगे भी, सीखेंगे भी। और जो भी श्रोता इस वक्त ट्यून किए हैं रेडियो ओमनी 90.0 एफएम, उनके लिए भी आज अवेयरनेस भरी बातें होंगी। कैसे आपातकाल स्थिति में खुद को तैयार रखें दूसरों की सहायता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक गाने की कड़ी बड़ी सटीक बैठती है। जीना तो है इसी का जिसने ये राज जाना, और है काम आदमी का औरों के काम आना। और सीधा हम रूबरू कराते हैं आज के हमारे खासम खास मेहमान अंजलि शुक्ला जी। मैम, स्वागत है आपका ओमनी रेडियो बस्ती के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। और जैसा कि ये स्वास्थ्य चर्चा निरोग काया का कार्यक्रम चलता है हमारा, और हम अपने सुदूर ग्रामीण अंचल तक के श्रोताओं को कुछ जन जागरूकता भरी बातें, उनके स्वास्थ्य संबंधी बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप एक एक्सपर्ट हैं हेल्थ के भी, श्रोता भी अब इस चीज़ को समझ भी गए होंगे कि आज हमें कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपसे आपका ही थोड़ा सा परिचय चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए। मैं अंजलि शुक्ला, बस्ती मेडिकल कॉलेज, महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। और मुझे यहाँ पे कार्य करते हुए करीब 3 साल हो गए हैं बस्ती में। जी हाँ जी। और हमारा जो क्षेत्र रहा है वो जो नशा मुक्ति केंद्र जी में हम कार्यरत हैं, जहाँ पे मरीज जो हैं नशा छुड़ाने के लिए और जिनको काफ़ी लत लग गई होती है वो आते हैं, तो उनका समाधान किया जाता है। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नशा कहीं ना कहीं जोखिम है और जान चली ही जाती है, लोग बचा भी नहीं पाते हैं। और इस मुहिम में आप लगी हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रही हैं। अब तो हम सबसे पहले सवाल वही करेंगे कि ये धूम्रपान निषेध लिखा तो रहता है, लेकिन ये कोई पालन नहीं करता है, और नशे की लत में लोग अपने दिमाग को भी खो बैठते हैं, दिमाग के साथ साथ शरीर को भी खो बैठते हैं। कैसे इस पे अंकुश लगे, क्या किया जाए, थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को इस पे बताएं। देखिए, जो नशा मुक्ति केंद्र है, सरकार ने इस पे बहुत पहल करी है जी, बहुत कार्य कर रही है। अब तो हर हॉस्पिटल में एक नशा मुक्ति केंद्र का अलग से एक डिपार्टमेंट पूरा बना हुआ है जी। ये उनके लिए है जो लोग नशा बहुत लंबे टाइम से समय से कर रहे हैं। वो नशा किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो शराब के उसमें आप बोलिए, चाहे तंबाकू खा रहे हो, या किसी तरह के क्या बोलते हैं कोई भी चीज़ का नशा कर रहे हैं। तो उनके कई बार मरीज आते हैं, कहते हैं कि वो ये चीज़ें करते, उसके लत के इतने आदी हो चुके हैं कि अब छोड़ना चाहते हैं तो छूट नहीं रहा है जी। ठीक है, तो ये उन्हीं के लिए है जो सच में छोड़ना चाहते हैं, सबसे पहली बात है जी। और इसके इलाज के लिए डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, इसकी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये हम आपको बात बता दें कि दवाइयाँ जो हैं वो 50 से 60% सिर्फ कार्यरत है जी, और उसमें 50% रोल आपकी विलिंग पावर, इच्छा शक्ति का है जी। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं कार्यरत है तो आप इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप दवा खाएंगे, कुछ दिन आप खाएंगे, फिर उसके बाद दवा जैसे ही छोड़ेंगे फिर आप उसी में ही संलग्न हो जाएंगे, फिर वही आपकी आदत पड़ जाएगी जी जी। तो इसके लिए नशा मुक्ति केंद्र के लिए जो भी हम मरीजों को कहना चाहते हैं, अगर किसी को लत लग चुकी है, आदत लग चुकी है, आप मेडिकल कॉलेज में एक अलग से डिपार्टमेंट है, वहाँ आइए। वहाँ ओपीडी जो है वो मंडे से लेकर के सैटरडे तक हर रोज चलती है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की। आप आइए, दिखाइए। सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन उनको
उनको अवेयरनेस नहीं है, कहाँ जाए, कैसे छोड़े, कैसे चीज़ें करें। और कुछ है जो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल, तो उनके लिए है कि ये उन्हें सबको पता है कि नशा जो है बहुत खराब चीज़ है, और आगे चल करके ये परिवार से लेकर के हर एक चीज़ को नष्ट कर रहा है, इवन आपकी हेल्थ को भी डिटोरिएट कर रहा है। और ये उसके बाद जब आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर वो सब में ऐसा हो गया होता है कि फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच कह रही हैं आप। मैम बहुत सही ही टॉपिक पे आज ये चर्चा बड़ी खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि नशा चाहे वो शराब का हो, भांग का हो, गांजे का हो, चरस का हो, कोकीन का हो, अफीम का हो, ये नशा कहीं ना कहीं लोगों के दिल और दिमाग दोनों नष्ट करता है। समाज में वो हे दृष्टि से देखा जाता है, कहीं भी उसको ऐसा नहीं महसूस होता है कि वो नंबर 1 हो रहा है। हर पीढ़ी दर पीढ़ी, यहाँ मैं कहना चाहूँगा गांव में भी ऐसा देखने को मिलता है कि अगर किसी के घर के एक व्यक्ति नशा से है ग्रस्त, तो वो पूरा परिवार दूसरी निगाह से देखने के लोग मजबूर होते हैं, और सबको उसी पे एक ढर्रे से तौलना भी शुरू होता है। मतलब सामाजिक बुराइयां चरम पे आ जाती हैं, नशा जो भी कर रहे हैं। मैम अब यहाँ ये जानने की कोशिश हमारी होगी, क्या नशे को छोड़ने के लिए दवाइयों का कोर्स भी होता है लंबा, या कोई और अतिरिक्त स्थान पे उनको ले जा करके कुछ अलग दिमाग से अलग योगा वगैरह करा के ध्यान भटका के नशे से दूर किया जाता है? देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है कि जो नशा कर रहा है उसे कितने समय हो गया है करते हुए, कब से वो एडिक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आप आता है ओपीडी में, हमने दिखाया उनको, ओपीडी में दिखाया कि हमें तंबाकू है या हमें शराब का नशा है, 10 साल से है, 15 साल से है, तो हम सबसे पहले दवाओं का ट्रीटमेंट, कुछ टैबलेट्स हैं वो शुरू करते हैं। वो टैबलेट्स का असर ये होता है कि जैसे आपको कभी कुछ मतलब इच्छा हो रही है जैसे शराब पीने की, तो उसकी जगह हम वो दवाई देते हैं। वो दवा जो होती है वो आपकी जो मतलब लत जो है उसको कम करती है ना। आपको जैसे आपको स्मोकिंग करने का मन कर रहा है तो आपको काफ़ी निकोटेक्स वगैरह की कुछ टैबलेट्स वगैरह चल रही है, तो वो आपको खाने के लिए देते कि जो आपकी जो लत मतलब आदत हो रही है, नशे की ललक जो हो रही है ना, उसको कम किया जा सके। समझ रहे? तो ये उसके लिए दवाइयाँ हैं, और जैसे शराब वगैरह के लिए भी कुछ दवाइयाँ चलती, लेकिन अल्कोहल वगैरह के केसेस में है कि अगर आपकी दवाइयाँ चल रही हैं तो उस बीच में आपको अल्कोहल नहीं लेना है। अगर आप दवाइयों के साथ अल्कोहल का इंटेक करेंगे तो आपको उसके साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल। और साइड इफेक्ट्स के साथ वो पेशेंट हाइपोवोलेमी, इवन वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग, ये सब केसेस हो सकते हैं, और पेशेंट को एडमिट भी करना पड़ता सकता है। तो हम मरीज को ये समझाते हैं कि आप अगर दवाइयों का इंटेक कर रहे हैं तो आप नशा मत करिए। अच्छा, बहुत सारे मरीज ऐसे भी आते हैं, मरीज के घर वाले आते हैं कि हमारे बेटा है, उसका नशा छुड़वा दीजिए डॉक्टर साहब, कैसे भी करके, और वो कुछ ऐसी दवा दे दीजिए जो हम खाने में मिला के दे दे, उसकी आदत छूट जाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं। मैं भी, मेरे जहन में भी आ गया था कि ये शिकायतें हर गांव से 8-10 परिवार से होती हैं कि नशा है, अभी दवा दे दें, कल को जोखिम हो जाए, इतना तक सोचती हैं महिलाएं, उसके डर से वो दवा नहीं देती हैं। क्या ऐसा संभव है कि दवा और ये हो रहा है, जैसा कि आपने वोमिटिंग वगैरह का बताया है, तो मेरा भी दिमाग कुछ कहा कि हाँ हो सकता है भाई, अगर दवा के दौरान वो शराब का सेवन कर रहे हैं तो उनका जान भी जोखिम हो सकता है। देखिए, ऐसी कोई भी दवा नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी खाने में मिला करके दे दीजिए। ये नशा मुक्ति केंद्र उन्हीं के लिए जो सच में नशा छोड़ना चाहते हैं। जो नहीं छोड़ना चाहते हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। उनको सिर्फ एक काउंसलिंग, उनको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, चीज़ें करी जा सकती है। और वो हम उनको ये कहना चाहते हैं, जो भी नशा छोड़वाना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनका बेटा है, घर वाले, अगर आप उनको लेकर के आइए, हम ओपीडी में लेकर के आइए, हम उन्हें समझाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर होता है घर वालों की बातें लोग कम समझते हैं, है ना। तो हम आकर के उनको काउंसलिंग करेंगे, समझाएंगे, और जो उनके सही दवाएं हैं उनको देंगे, और हर हफ्ते बुला करके हम उनको
फॉलोअप करवाते हैं। तो बहुत सारे मरीज हैं ऐसे जो आए हैं, आते हैं और छोड़ते हैं। आप इवन यकीन नहीं करेंगे, 50-60 साल की उम्र के मरीज आए हैं, उन्हें एहसास हुआ है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये गलत है और कहीं ना कहीं हमारा घर जो है उससे नुकसान पहुंच रहा है, हमारे परिवार, हमारे बच्चों, हमारे बेटों को नुकसान पहुंच रहा है। तो उन्होंने इन चीज़ों को समझा है और उन्होंने छोड़ा है। आपको बता दें, इतने सालों 25-30 सालों से नशा किया है और उन्होंने छोड़ा है। हम काफ़ी अच्छे फीडबैक मिले हैं। तो हम उन सभी को समझाना चाहते हैं कि अगर ऐसी ललक है, आपकी हैबिट है, तो आप आइए, निसंकोच आकर के दिखाइए, हम उसका इलाज करेंगे और जो बेहतर से बेहतर किया जाएगा वो किया जाएगा। और अच्छा हाँ, आपने ये बात बोली थी कि क्या बोलते हैं, दवा मतलब इलाज कराने के बाद आगे और भी क्या चीज़ें, क्योंकि नशा की जा सकती है उससे बचने के लिए। तो आगे ये है कि जैसे पेशेंट बहुत सीवियर स्टेज में जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारे सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ एडमिट भी करते हैं जी। हाँ, डी एडिक्शन के लिए एडमिट करते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स, बाकायदा नर्सेज और सब काउंसलर्स, सोशल वर्कर सब रहते हैं और वो आपको वहाँ पे डेली सुबह मॉर्निंग में व्यायाम करना, अच्छी डेली हैबिट्स सिखाना और कैसे आप सुबह एक्सरसाइज करके थोड़ा स्पिरिचुअल में मन लगा करके, है ना, और अच्छी अच्छी जो आपकी हैबिट्स जो पसंद हो आपको वो आप करिए, जो आपकी फेवरेट थिंग्स हो वो चीज़ें, काम में बिजी रहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको सिखाई जाएंगी जिससे आपको वो चीज़ें याद ही ना आए, बिल्कुल नशे की तरफ रुझान ना हो, नशे की तरफ रुझान ना किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सच कह रही हैं। निश्चित ही मैम, ये इतनी अच्छी जानकारी चलती ही रहेगी। आपने बहुत ही अच्छी बातें और जानकारी भी बताई कि नशा कितना हो पुराना हो, अगर वो छोड़ने की प्रबल शक्ति है तो वो ज़रूर छोड़ेंगे, और अगर नहीं छोड़ना चाहेंगे तो फिर ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे हम और थोड़ा सा इसी नशे पे ही जानने की इच्छा हमारी हो रही है। गांव में अक्सर देखा जाता है मैम कि तंबाकू शुरू से ही बच्चों की लत होती है। पढ़ाई के दौरान से ही उनको किसी न किसी गुरु घंटाल मिल जाते हैं और उनको सुर्ती या तंबाकू खिलाना शुरू कर देते हैं, और जब वो अपने किशोरावस्था में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो लाइसेंसी हो जाते हैं तंबाकू खाने के। ऐसी इन जटिल बीमारियों का, बीमारी न करके इन लतों पे कैसे अंकुश लगे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो नौनिहाल इस नशे की लत में जा रहे हैं? देखिए, हमारा मानना है कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और घर में अगर पेरेंट्स को ये बात समझना चाहिए कि सबसे पहले वो इन सब नशों से दूर रहें। जी। घर में पिताजी हैं जो मदर हैं, वो अगर नशा नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट बच्चों पे भी पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले आज ज़्यादातर केसेस ये होता है, अरे हमारे पिताजी खाते हैं, वो खाते हैं इसलिए हमारी भी आदत पड़ गई, या हमारे फैमिली मेम्बर्स में ये नशा करते हैं तो क्या हुआ, आज उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या बुरा है उसमें। तो इस तरह की चीज़ें, मानसिकता बनी रहती है। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो पहले अलर्ट रहे, वो इन सब नशा से दूर रहे। और अगर बच्चा इन नशों में पड़ रहा है तो पहली बात आप उन्हें समझाएं, और सब इसमें संगत का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सच है। किस तरह के बच्चा जो है वो किस संगति में रह रहा है। और देखिए, आजकल बहुत आम हो गया है शराब पीना, और आप हर एक घर में किसी एक को देखेंगे तो वो शराब पी रहा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम समाज जिस दिशा में चल रहे हैं हम तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते कि किसी चीज़ का हैबिचुअल होना बहुत बुरी बात है। बिल्कुल, है ना। तो समाज में आप जैसे आपके पास ये मोबाइल रखा हुआ है तो मोबाइल आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहा है ये मुझे पकड़ो, मुझे चलाओ, है ना। मोबाइल एडिक्शन भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो इसी तरह शराब आपके पास चल करके तो नहीं आ रही ना, लो पियो ऐसे करके। तो आपको उस चीज़ों से कैसे दूर रहना है ये आपको, आप पेरेंट्स को समझाना चाहिए, है ना। इसकी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या प्रभाव पड़ सकता है आगे चल करके, तमाम तरह की क्या परेशानियां हो सकती है, इवन कैरियर तक की लोगों का चला जाता है। और जो अच्छी जगह नौकरी तक कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस तक की हमने डूबते हुए इन चीज़ों में देखा है। बिल्कुल सच। तो मेरा कहना है कि इसमें परिवार और दोस्त बहुत अहम भूमिका रखते हैं।
बिल्कुल सच कह रही हैं। कहीं न कहीं हर माता-पिता को ये देखना भी पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस संगत में जा रहा है। बिल्कुल। इस पे अंकुश तभी लग सकता है जब आप उसको पूरी तरीके से गाइडेंस हो, देख-रेख हो। नहीं तो बच्चों के झुंड में वो अलग एक प्रवाह में बह जाते हैं और हर नई चीज़ सीखने की एक उनकी ललक भी होती है, जानने की भी ललक होती है। वो उम्र ही ऐसी होती है कि हर चीज़ को टच करने की एक प्रबल इच्छा हो जाती है उनकी, और नशा कहीं न कहीं ये आदी बनाने का वहीं से शुरू होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लोग तो समझदार वैसे भी हैं आजकल समाज के अंदर, लेकिन हर माँ-बाप का ये दायित्व है, हर मित्रों का भी, दोस्तों का भी ये दायित्व है कि हम ऐसी किसी भी संगत में ना जाएँ, जहाँ से एक नए नशे की लत हमको उपहार में मिल जाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई, और इसी से संबंधित अब तो दिमाग में कुछ और ही नहीं चल रहा है कि चूँकि नशा मुक्ति अपने ज़िले में कहाँ-कहाँ पे है, जहाँ पे लोग पहुँच के इसका उपचार भी करा सकते हैं, या और भी इसकी कुछ आने वाली समय में बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी लोगों को? देखिए, अभी तो हर एक मेडिकल कॉलेज, जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जी। सरकार का आदेश है कि जी। एक नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, जी। क्योंकि जिस तरह से नशे के केसेस बढ़ रहे हैं, जी। तो उसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हर जगह जगह ओपीडीज़ खुली हुई हैं, आप वहाँ दिखाइए। और इवन गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया है कि उसके वार्ड्स तक होने चाहिए, पेशेंट एडमिट तक होने चाहिए। जी। और ये ऑर्डर हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी आया है, जल्द इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। जी। तो आगे चल कर के जो बहुत सीवियर केसेस वाले हैं, तो उनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो जी। भी है, उनको रख करके वहाँ पे और ये उनका इलाज कराया जाए। जी। तो ये सरकार की बहुत अच्छी मतलब पहल है। अपने बस्ती जनपद में रामपुर मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा हाँ, है? रामपुर मेडिकल कॉलेज में इसका कम्युनिटी डिपार्टमेंट, कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो पूरा की देखरेख में रहते हैं। इसके ओपीडी में डॉक्टर अखिलेश हैं जी। और डॉक्टर प्रियंका केसरवानी हैं। जी। ये सब पूरी तरह लगे हुए हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात हुई कि अपने जनपद में भी ऐसी सुविधाएं हैं, और कहीं न कहीं देखा जाए तो अब इस पे अंकुश लगेगा। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं, अगर किसी को जैसे नहीं जानकारी है कि हम अपना नशा छुड़ाना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं कि हमें कहाँ जाना है। बहुत सारे ओपीडी में पेशेंट आता है, कहीं और दिखाने आते हैं, सपोज ऑर्थो में दिखाने आए, बट वो जब देखते हैं अरे नशा मुक्ति भी केंद्र भी कोई चीज़ है, तो वो एक बार पूछने आ जाते हैं कि यहाँ क्या होता है, मतलब सच में नशा। अच्छा, लोगों को ये रहता है कि हम नशा मुक्ति केंद्र में जाएंगे और कुछ डॉक्टर साहब जादू करेंगे और वो हमारा तुरंत कुछ दवा हम बस खाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। तो फिर जब मरीज आते हैं उनको मतलब बहुत बड़ी चीज़ होता है। हम तो सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं मरीजों को कि नशा मुक्ति के लिए मरीज आए हैं। हाँ, अच्छी बात है। तो ये अच्छी बात है उनको कि उनको आप भनक लग के गई। लिए भनक लग गई है। तो इसी तरह हम इस चैनल के माध्यम से भी अवेयर करना चाहेंगे कि जो भी ऐसे मरीज हैं वो आए। आप मंडे टू सैटरडे ओपीडी चल रही हैं, आइए, दिखाइए आकर के, और आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें। और निश्चित ही जो भी श्रोता सुन रहे हैं रेडियो ओमनी 90 FM, वो गांठ बांध लें, खासकर नशा मुक्ति के लिए, और खुद तो जागरूक हों, जैसा कि मैम बता भी रही हैं, और हम भी चाहते हैं कि आप अपने आस पड़ोस को भी जागरूक करें। कहीं ना कहीं ये जब बृहद रूप से बढ़ेगा तो ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे आपके पास, और इस पे पूरी तरीके से अपनी बातें भी रखें और नशा छोड़ने का एक संकल्प भी लेकर के जाएंगे। नशा चर्चा हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत विषय भी है, और कहीं ना कहीं हर परिवार इससे बचने की कोशिश भी करेगा, और कुछ ऐसे हैं जो इसको ज्वाइन करने के लिए मशक्कत करते हैं, किसी फेस्टिवल के बहाने या किसी घर के कार्यक्रम के बहाने। पहला सवाल अब आपसे होगा, ड्रिंक और ड्राइव, एक्सीडेंट होता है, वहां पे भी नशा एक अहम रोल लेकर के चलता है। कैसे इस पे अंकुश लगे, क्या करना चाहिए ऐसे ड्राइवरों को, या ऐसे वाहन चलाने के पहले क्या ये उचित है? देखिए, हमारा कहना है कि सरकार तो बहुत कार्य कर रही है, लेकिन ये सबको अपना अपना एक जिम्मेदारी लेनी होगी जी। कि नशा
सबको पता है कितना हार्मफुल है, शरीर के लिए खराब है, और उसके बाद ड्राइव करना वो जी। अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं बिल्कुल। और दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। ये जी। जानकारी, ये अवेयरनेस तो हर एक पब्लिक को खुद ही अपनी समझनी चाहिए। जी। इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार सबको पकड़े, अरे कौन ड्राइव कर रहा है, ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है। जी। ये सबको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी चाहिए, पहला बात ये है। जी। दूसरी चीज़ है कि हाँ, सरकार जो है जगह जगह पे जो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं, टेस्टिंग वगैरह टेस्ट करते हैं, है ना। तो ड्राइविंग ड्रिंक टेस्ट होता है, तो उसके लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी। और इसका पूरी तरह से अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल सच। हर एक पर्सन के अंदर एक डर होना चाहिए जी। कि, क्योंकि डर भी बहुत ज़रूरी है, वही मेन दवा है। वही मेन दवा है। हम समझाते तो सबको है कि सब आपको अपना एक मतलब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अरे चलो ठीक है आज कर लेते हैं, है ना, कल से वो कर ले। कई बार पीपल्स लिटरेट होने के बाद भी, अवेयर होने के बाद भी ऐसा कार्य करते हैं। जी। तो इसके लिए फिर सरकार का रोल आ जाता है। हाँ। कि उनके लिए कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कुछ जो आप जानते हैं ना, कुछ स्ट्रेस जो कुछ सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई जो होती है, वो भी एक पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव रोल उन लोगों के लिए कि कल को चल करके उनके लिए कुछ आगे कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, वो फाइल वर्किंग हो। तो ये इससे सबके अंदर एक डर बना रहेगा। बिल्कुल। हम यहाँ पे कहना भी चाहेंगे कि जो जांच की प्रक्रिया है, जो माइक जो लगाते हैं जांच की मशीन, कहीं ना कहीं इसको हर दिन शाम में ये पहल होनी चाहिए कि जिले के अंदर कहीं भी जहां आप वाहन चेक करते हैं, वहां पे भी एक ऐसा 1-2 घंटे का प्राविधान हो कि वो चेक करें। और उसमें इससे ये होगा, जहाँ तक मेरा मानना है, कि लोग थोड़ा सा डरेंगे, दहशत होगा और वो अंकुश लगेगा इस ड्रिंक पे। हाँ, जैसे कड़ी कार्रवाई हुई थी, जो ड्राइव वगैरह करते हैं तो जगह जगह पे स्पीडोमीटर्स वगैरह लगाए गए, है ना। और जैसे लोग ड्राइविंग के टाइम पे सीट बेल्ट यूज़ नहीं करते हैं या हेलमेट यूज़ नहीं करते, उनके लिए भी चालान वगैरह की सुविधा आई, है ना। तो इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि आगे चल करके जगह जगह पे टेस्टिंग हो, और हाँ हो, ज़्यादातर इवनिंग टाइम में है, शाम के टाइम पे है। इसमें पुलिस वाले जो हैं, बिल्कुल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और उनको जांच अभियान तेजी रखनी चाहिए इस मामले में, जिस लोगों के अंदर भय पैदा होगा। बिल्कुल। अब यहाँ थोड़ा सा और भी हम जानने की कोशिश आपसे करेंगे। मान लीजिए रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उस वक्त आम लोगों की क्या धारणा होनी चाहिए कि कैसे उसको हम हेल्प करें या क्या करें? देखिए, आमतौर पे सबको एक बात ये समझनी चाहिए कि दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है ना। और अगर उस दुर्घटना के समय पे आप उधर से गुजर रहे हैं या आप उधर साइड पे हैं, तो ये एक ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि एक कॉल फॉर हेल्प है जो, है ना, तो आप किसी की मदद कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। तो 108 नंबर, 112 नंबर पे एटलीस्ट आप कुछ नहीं, कॉल तो कर सकते हैं, हाँ। बुला तो सकते हैं। वो मरीज का जो गोल्डन टाइम है, उस टाइम पे जो एक एक्शन हो सकता है, मरीज की जान बचाई जा सकती। अगर आप आम पब्लिक में इतना सा ही हेल्प कर देंगे ना, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, है ना। और उस भीड़ में ज़्यादातर अक्सर क्या होता है, लोग देखने लग जाते हैं, अरे क्या हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग्स करने लग जाते हैं, है ना। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों में आगे आते हैं। तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि आप एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन करके मरीज की हेल्प करें आ करके, ठीक है। 108 112 पे कॉल करके उनको पुनः सूचित किया जाए। और दूसरी चीज़, उसमें से कोई हो सकता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो या फिर आम पब्लिक, जिसको पता है कि हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर रोड ट्रैफिक इंजरी हो गई है, तो सपोज दैट कहीं ब्लीडिंग हो रही है ना, ब्लीडिंग वगैरह हो गई है, तो किस टाइप की ब्लीडिंग है, उसको हो सकता है कि उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या बोलते हैं, थोड़ा प्रयास किया जा सकता है ना, जिससे पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंचने तक की आसानी हो जाए। बिल्कुल सच कह रही हैं, और कहीं ना कहीं ये जागरूकता भरी बातें लोगों को समझ में आ भी रही होंगी।
और मैं तो ये कहूँगा मैम कि शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएं। दूसरी चीज़ है मोबाइल फ़ोन्स का बहुत बड़ा वो है। आजकल लोग ड्राइविंग के टाइम पे इतना फ़ोन पे बात करना, उसके पश्चात वो ये भी नहीं देखते कि आगे और पीछे को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ फ़ोन में बिजी है। तो ध्यान उनका फ़ोन पे ही रहता है। उनकी वजह से दूसरों को भी प्रॉब्लम्स, दूसरे के हाथ से बढ़ रहे हैं। जी तो जी। ये चीज़ अच्छा, इसके लिए तो मतलब ये हम सब बोल सकते हैं, लेकिन वही बात आती है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय तैयार करने के लिए ना कुछ होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जैसे मोबाइल्स वगैरह में हम आजकल जो इतनी चीज़ें चल गई हैं, तो मोबाइल में कुछ ऐसे ऐप्स का भी होना ज़रूरी है कि जो लोग ड्राइव कर रहे हो तो उनको ट्रैक करके ड्राइविंग के टाइम पे वो सब नोटिफिकेशंस हो या चीज़ें बंद हो जाए, है ना। मतलब तो लोगों के कॉल्स और ये सब चीज़ें बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाए हाँ ड्राइविंग के टाइम पे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है जिससे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ये सब चीज़ों की वजह से कम किए जा सकते हैं। बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बातें बिल्कुल सच हैं कि अगर हम थोड़ा सा और जन जागरूकता ज़्यादा करेंगे, बढ़ावा देंगे, लोगों को और जागरूक करेंगे, तो निस्संदेह इन घटनाओं में कमी आएगी। बिल्कुल। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स इधर बहुत हो गए हैं, केसेस बहुत बढ़ बिल्कुल। गए हैं। इसमें कहीं ना कहीं मैम ड्रिंक का सबसे बड़ा रोल है, नशा सबसे बड़ा रोल है, ड्रिंक एंड मोबाइल। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग चर्चा बहुत अच्छे ही विषय पे कर रहे हैं, नशा। इससे बचें और लोगों को भी बचने के तरीके बताएं। मैम अक्सर देखा जाता है यहाँ पे नशा का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर राह चलते किसी को हार्ट अटैक आ जाए या कुछ आ जाए तो कैसे उस परिस्थिति में एक मेडिकल का ही है CPR, कैसे उसको एक आम आदमी भी बता सकता है, कर सकता है? देखिए आजकल आप सुन रहे होंगे हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ गए हैं जी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, आपने जैसे CPR की बात करी, तो जो एक्सपर्ट्स हैं ज़्यादातर सब हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं जी, और हार्ट अटैक के केसेस आउटसाइड हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा है जी। और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन हॉस्पिटल बैठे हुए हैं जी। तो ये चीज़ बहुत बड़ी समस्या है। कैसे? तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि हम आउटसाइड हॉस्पिटल्स में आउटसाइड हॉस्पिटल्स के लोगों को ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर मरीज को अचानक हार्ट अटैक हो जाए या मरीज अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, है ना, कुछ भी आप सपोज गए सब्जी लेने ही गया, घर वाले सोचा अरे पिताजी सब्जी लेने गए हैं, वहीं सब्जी लेते लेते ही अचानक कुछ चेस्ट पेन हुआ और मरीज जो है वो अचानक क्या बोलते हैं अनकॉन्शियस हो गया, फॉल डाउन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, है ना। तो सबसे पहले बाहर के लोगों का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है इसमें, अर्ली रिकॉग्निशन करना, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो विक्टिम है उसके हाँ कंधों पे थपथपा करके पूछ सकते हैं भैया ठीक हैं आप, ठीक है। अगर वो कॉन्शियसनेस लेवल चेक करना है, तो अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, आपने थपथपा करके देखा, तो आपको तुरंत आपको कॉल फॉर हेल्प करनी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए कॉल फॉर हेल्प में आपको भीड़ में या कहीं पे भी कोई एक ऐसा इंसान दिखे जो मतलब काफ़ी मतलब ये है कि आपकी हेल्प कर सकता है वो, तो उससे आप कहिए भैया हमारी मदद कर दीजिए, 108 112 पे कॉल कर दीजिए, एम्बुलेंस को आप बुला दीजिए, ठीक है। तो जब तक एम्बुलेंस आ रही है तो तब तक ही आपको पल्स चेक करनी है, और जो कि बहुत आसान होता है। आपके गर्दन के पास एक कैरोटिड पल्स होती है, उस कैरोटिड पल्स को आप पाल्पेट करिए और देखिए वो चल रही है कि नहीं, और वो बहुत इजी होता है, सबको कर सकते हैं वो। अगर वो नहीं चल रही और आप देख रहे हैं या फिर नहीं, तो आप नाक के थ्रू देख सकते हैं कि कुछ हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, उस पे थोड़ा सांस ले रहे हैं कि नहीं, और आप देख सकते हैं कि जो छाती है वो ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही। और ये सब देखने के बाद आपको लगता है कि कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं है, तो आपको छाती दबानी है, जिसे हम चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं, है ना। तो छाती जो है वो आपको क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड पर हल्का सा जा कर के स्टर्नम के आपका जो जिफॉइड प्रोसेस है उसी में सबसे नीचे जा कर के आपका ये जो हथेली है, हथेली का जो सबसे
मोटा वाला किनारे का हिस्सा है, हील ऑफ द पाम जिसे हम बोलते हैं, वो दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके और आपको छाती को दबाना है। ठीक है, 30 बार आपको छाती को दबाना है और 30 बार, जिसको हम 30:2 रेशियो बोलते हैं, तो 30 बार छाती को दबाना है और 2 बार सांस देनी है। हाँ, अच्छा, ये दूसरी चीज़ आती है कि आप कोई स्ट्रेंजर पर्सन है तो सबको आप सांस नहीं दे सकते हैं, है ना। हो सकता है कि आप किसी की मदद करने आए बट वो बहुत टोबैको वगैरह खाया हुआ हो, कुछ भी हो, तो सब कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये कहा गया है कि आप छाती सिर्फ दबाइए, ज़रूरी नहीं कि आप सांस दीजिए। ये तो तब के केसेस में जैसे आपके घर में किसी को हो जाए तो आप उसको, आपको पता है, आपके नोन पर्सन है तो आप उसको दे सकते हैं, सांस माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, हम दे सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप सिर्फ छाती को दबाइए। ठीक है, छाती को दबाने के बाद फिर तब तक कि आप दबाइए जब तक कि आप एम्बुलेंस वगैरह आ नहीं जाती है। ठीक है, जैसे ही आपकी एम्बुलेंस आ जाती है, ठीक है, आप वो पूरा टेक ओवर कर लेंगे ना, और हॉस्पिटल रीचिंग होने के बाद एडवांस केयर सपोर्ट जितनी होती है वो शुरू हो जाएंगी। तो इतना काम तो आप कर सकते हैं जिससे मतलब जो हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है वो रुक गया है, तो आप कम से कम उसको दबा करके हाँ चालू तो कर सकते हो। वो एक गोल्डन टाइम होता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है कि वो गोल्डन टाइम लोग मिस कर देते हैं। बिल्कुल। और ये जो 3 से 5 मिनट का समय होता है ना, अगर 5 मिनट के अंदर ब्रेन को अगर सर्कुलेशन नहीं मिला तो मरीज की जान चली जाती है। तो ये अब प्रॉब्लम यही आती है कि मरीज जब तक हॉस्पिटल में पहुंचा होता है तो वो रास्ते में चला गया होता है। ये चीज़ की अवेयरनेस लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। और छाती दबाना, हालांकि आप आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, और इसमें आगे आकर के आपको डरना नहीं है और हो सकता है आपके एक अथक थोड़े के प्रयास से आप मरीज को बचा सकते हैं। बिल्कुल सच करी हैं। और निश्चित ही ये सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ है जानकारी। आप भी ध्यान रखें, कम से कम 30 बार चेस्ट पे प्रेशर जरूर दें, और मरीज तब रास्ते में नहीं मरेगा, वो कहीं ना कहीं अपनी फिर से नई जिंदगी की रास्ते तलाश लेगा और वो चेतना में आ भी जाएगा जो उसके साथ घटित हुआ। जैसा कि मैम ने बताया कि ये गोल्डन टाइम होता है 3 से 5 मिनट, 10 मिनट, जब तक 112 108 आ नहीं जाती है तब तक आप रहें। और रील बनाना, मरीज को देख करके आगे बढ़ जाना, ये मन के अंदर ऐसी भावनाओं को दरकिनार करें और खुद आगे आएं, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है, हम पर विश्वास करें। चलते चलते हम आपसे एक आंशिक छोटा सा सवाल होगा। मिलेट्स के दावे हजार होते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी इस पे बहुत सारी बातें भी, चर्चाएं भी होती हैं कि मोटा अनाज फिर से अपने रौ पे आ रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम मोटे अनाज पे आ जाएंगे तो निश्चित ही 100 सावन अपनी आंखों से देख करके तब ऊपर के लिए जाएंगे। पुराने ज़माने के लोग 100 से ऊपर तक जीते थे, आज वो चीज़ें 60 से 70 तक हो गई हैं। कुछ मिलेट्स के बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएं। देखिए, मोटा अनाज जो पहले के लोग खाते थे जी, कहीं ना कहीं, और उनका सर्वाइवल रेट भी बहुत ज़्यादा होता था, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद थी। और आज के समय में जैसे हम नॉर्मली जो आटा है वो खाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसको बिल्कुल माइनर पिसने के बाद वो मैदा का फॉर्म हो जाता है। वो कहीं ना कहीं जा कर के आपके इंटेस्टाइन, आंतों में चिपक रहा है और आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो और जो मेन कंटेंट आपका आटे में जो ग्लूटोन वगैरह मिलता था, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, है ना। तो जिसकी वजह से बहुत पेट से रिलेटेड परेशानियां पैदा हो रही हैं लोगों को। तो आप देखेंगे जो मोटा आज भी, लेकिन आपको बताया राजस्थान में जी हमने देखा है कि वो लोग आज भी मोटा अनाज ही प्रेफर करते हैं। हाँ, रागी, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें अभी भी चल रही हैं, हमारे यहाँ भी चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे छूट गई थी। लोग खेती करना इसका कम कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो यहाँ पे जौ बहुत कम हो गया है। और चावल, धान की ऐसी ऐसी वैरायटियां हैं जो सरिया, रनकजरा और सांवा, कोदो,
टांगुन, ये ऐसी चीज़ें थी। मूंग मसूर तो चल रहा है, वो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन जो पहले के अनाज थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही लाभ, वो छिलका सहित चूँकि खाया जाता था और कहीं ना कहीं वो फाइबर ज़्यादा उसमें होता भी है। तो ये चीज़ों की पैदावार भी अब बढ़नी शुरू हो रही है धीरे धीरे। तो मेरा तो यही मानना है कि लोग फिर से उसी पर आए। धीमे में लोग आ रहे हैं उस पर, लेकिन बहुत कम है ना। अब आजकल जो लोग जिम कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो ज़्यादातर उनका इंटेक भले उस माध्यम से हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कम है। तो मोटा अनाज जो है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए अच्छा है। जो आप मेन तत्व हैं, ग्लूटेन वगैरह की मात्रा है, वो सब कम होती चली जा रही है, तो उसका इंटेक बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी मैम आपने आज हमारे स्टूडियो में आ करके हमारे श्रोताओं को आपने इतना साझा किया, ये जन जागरूकता भरी बातें, और खासकर नशे पर जो आपने बताए, आपके अपने ज़िले में भी इतनी सारी सुविधाएं हैं और नशा मुक्ति केंद्र पहुंच के नशे से मुक्ति ले सकते हैं। कुछ लाइनें आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। हाँ, मैं इस चैनल के माध्यम से आखिरी क्षण में कुछ कहना चाहूँगी कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बहुत खूब, बहुत खूब। और निश्चित ही इस लाइनों में बहुत सारे अर्थ भी हैं और श्रोता हमारे समझ भी गए होंगे कि चलना क्या है और कहाँ तक जाना है। एक झुंड बना करके निकलिए, मैं यही कहूँगा। जीवन बहुमूल्य है, हम पर विश्वास करें। मैम, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओमनी रेडियो बस्ती के स्टूडियो में आई आप और इतनी सारी अवेयरनेस भरी बातें आपने बताई हमारे सारे सुनने वाले श्रोताओं के लिए। इसके लिए एक बार पुनः रेडियो ओमनी परिवार बस्ती की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और दीजिए इसी के साथ इजाजत रेडियो दोस्त धर्मेंद्र पांडे को। नमस्कार।